हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जिस फ़िल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस फ़िल्म का नाम ब्लैक एडम है। फ़िल्म की शुरुआत 5000 साल पहले होती है, जहाँ हम एक क्रूर राजा को राज करते हुए देखते हैं। एक वो भी समय था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस राजा ने यहाँ के सभी इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। इस क्रूर राजा ने यहाँ के गुलामों से बहुत ही कम बेसिस पर धरती की खुदाई कराने लगता है और एक ऐसी धातु की तलाश करता है, एक ऐसे मटेरियल की तलाश करता है जो इस राजा को जादुई शक्तियों जैसी ताकत दे सकती थी। और इसलिए ये राजा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होता और शहर के साथ साथ पूरी कायनात पर अपना काबू कर लेता। वैसे इस धातु का नाम एटर्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिसको पहनते ही वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन जाता। और कुछ समय बाद एक मजदूर को वह धातु एटर्नियम मिल जाती है, जिसको वह क्रूर राजा अपने काबू में कर लेता है और जल्द ही वो अपने लिए ताज बना लेता है, जिसे पहनते ही उसमें देवताओं जितनी शक्ति आ जाती। इन सब के बीच हमें एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है जो उस क्रूर राजा के जुल्म की वजह से उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह गांव वालों से कहता है कि हमें उस क्रूर राजा के सामने झुकना नहीं चाहिए, लेकिन जब राजा को उस लड़के के बारे में पता चलता है तो वह इसे मारने का आदेश दे देता है। और जैसे ही उसे मारा जाता है तो वह लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बहुत से जादूगर रहते हैं, जिन्हें देवता कह सकते हैं। वह लड़के से कहते हैं कि तुमने उस क्रूर राजा के सामने खड़े होने की हिम्मत की, हमें सही लगा, इसलिए हम तुम्हें ऐसी शक्तियाँ देने जा रहे हैं जिससे तुम उस क्रूर राजा का सामना कर पाओगे और तुम्हारे मुंह से एक शब्द सजाम बोलने से तुम वह ताकत हासिल कर लोगे जिससे तुम बुराई का सामना आसानी से कर पाओगे। और वह लड़का ऐसा ही करता है और उसके सजाम बोलते ही उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं और वह तुरंत ही उस क्रूर राजा के महल में चला जाता है। और इधर राजा ने एटर्नियम का ताज तैयार करवा लिया होता है। वह ताज पहनने ही वाला था, जिसकी वजह से उस राजा में बहुत बुरी ताकतें आने वाली थी। और तभी वह लड़का सजाम बोलने से जो ताकतवर बना हुआ होता है वहाँ आ जाता है और वहाँ के राजा को मारकर पूरे महल को तबाह कर देता है। और अब हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और हम अभी भी वह शहर देखते हैं जहाँ पर एक आतंकवादी संगठन ने पूरे शहर को अपने काबू में कर लिया होता है। वह लोगों को प्रताड़ित कर रहे होते हैं, पूरी तरह से शहर पर अपना कब्जा कर रखा होता है। और उस आतंकवादी संगठन का एक ही मकसद होता है कि उस क्रूर राजा का ताज हासिल कर सकें। वह खुद तो मारा गया, लेकिन उस राजा का ताज आज भी कहीं इस शहर में छुपाया हुआ है। और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम एड्रियाना है और वह भी इस ताज को तलाश कर रही है और यह पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी अनुभवी है और आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से है, जो दरअसल पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो फिर वह एड्रियाना कुछ दोस्तों के साथ एक पहाड़ की गुफा में जाती है। वहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद उसे वह ताज मिल ही जाता है। उसका एक दोस्त जिसका नाम इस्माइल है, वह उस आतंकवादी संगठन के साथ मिला होता है जिस संगठन ने पूरे शहर पर अपना कब्जा किया होता है। तभी इस्माइल मौका देखकर अपने एक साथी को मार देता है और अपने संगठन के लोगों को वहाँ पर बुला लेता है। वह सभी लोग उसकी तरफ बंदूक किए होते हैं कि एड्रियाना, हमारे लिए तुम वह ताज दे दो। और उसी समय वो नीचे देखती है और वहाँ पर नीचे कुछ पढ़ने लगती है जहाँ प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है। वहाँ वो उसे जैसे ही पढ़ती है उसके मुंह से एक लफ्ज़ सजाम बोलते ही योद्धा आ जाता है, जिस लड़के को जादूगर से शक्तियाँ मिली थीं। वहाँ आए हुए उस संगठन के लोगों को मारने लगता है और वहाँ पर कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, वो मरने का नाटक करता है और उसी पहाड़ की गुफा में छिप जाता है, क्योंकि एड्रियाना ने उसे बचाया था, उसे जीवन दान दिया था, तो उसे वह कुछ नहीं कहता। वो योद्धा उधर ही होता है कि उस संगठन के लोग टैंक, हेलीकॉप्टर, मशीन गन के साथ आ जाते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं।
तभी उसमें से एक आदमी बहुत ही ताकतवर मिसाइल से हमला करता है। यह मिसाइल उसी इटरनियम धातु से मिलकर बनी होती है जिससे उस राजा का ताज बना हुआ था, और जैसे ही वह मिसाइल उस योद्धा को लगती है तो उससे वाकई दर्द होता है। योद्धा ने उस मिसाइल को छोड़ने वाले आदमी को बहुत बुरी तरह से मार देता है, लेकिन उस मिसाइल की लगने की वजह से वह खुद बेहोश हो जाता है और हमें पता लगता है कि इटरनियम धातु एक ऐसी धातु है जो उस योद्धा की कमजोरी है और उसी इटरनियम धातु से उसकी जान भी ली जा सकती है। और वह एड्रियाना नाम की औरत ये सब अपनी आंखों से देखकर बहुत परेशान हो रही होती है। उस योद्धा को अपने साथ वो एड्रियाना अपने घर ले आती है और जब उस योद्धा को होश आता है तो वह एड्रियाना के बेटे से मिलता है। वह बच्चा योद्धा से कहता है कि आप 5000 सालों से गुफा के अंदर बंद थे और अब क्योंकि हमारा पूरा शहर गुलाम बनकर जी रहा है, वह संगठन हमें चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो। आप ही हमारे शहर को उस आतंकवादी संगठन से बचा सकते हो। उस योद्धा को इस लड़के की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह उस लड़के से कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर था और अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और इस शहर या यहाँ के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और वह ये सब कहते हुए घर से बाहर निकल जाता है और वह शहर में घूमने फिरने लगता है और शहर को चारों तरफ से देख रहा होता है। फिर हमें एक फीमेल लीडर दिखाया जाता है जिसका काम इस दुनिया पर आने वाले सुपर हीरो सुपर विलन्स पर नज़र रखना होता है। संसार में इस तरह के हालात बनाए रखने पड़ते हैं जिसकी आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और हमारी दुनिया को भी किसी से कोई खतरा ना हो। यहाँ पर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉकमैन है और वह भी सुपर हीरो होता है। वह फीमेल लीडर उससे बात कर रही होती है और वह हॉकमैन से कहती है कि योद्धा वापस आ गया है और उसे अभी रोका ना गया तो पहले की तरह बहुत ज़्यादा शहर में तबाही मचा सकता है और अगर बेकाबू हो गया तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और वह हॉकमैन को इस काम के लिए मना लेती है। फिर हॉकमैन और अपनी टीम बनाता है जिसमें कुछ और भी सुपर हीरो शामिल होते हैं और मिलकर उस योद्धा को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर उस आतंकवादी संगठन में कुछ आदमी एड्रियाना के घर पहुंचकर उसके घर को चेक करते हैं। उन लोगों को वो ताज तो नहीं मिलता। फिर वो लोग उस एड्रियाना नाम की औरत के परिवार पर हमला कर देते हैं। तभी वह योद्धा वहाँ पर आ जाता है और आतंकवादी संगठन के लोगों को मारने लगता है और वह उन लोगों से लड़ ही रहा होता है। फिर उसी समय हॉकमैन की टीम के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उस योद्धा से लड़ने लगते हैं और तभी वो योद्धा उन सभी पर भारी पड़ रहा था। हॉकमैन की टीम के लोग भी उसे रोक नहीं पा रहे थे और तभी वो योद्धा वहाँ से चला जाता है। फिर ये हॉकमैन की टीम मतलब जस्टिस सोसाइटी की टीम उस एड्रियाना नाम की औरत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद कर सकती हो उस योद्धा को पकड़ने में। लेकिन वह औरत लोगों से कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पर अत्याचार हो रहा था, तब तो मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा और अब उस योद्धा ने हमें आतंकवादी संगठन से बचाया है, तुम उसे पकड़ने को कह रहे हो। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं जिसे तुम मसीहा समझ रही हो वह बहुत खतरनाक है, उसने 5000 साल पहले हमारे इसी शहर को तबाह कर दिया है और वह फिर ऐसा कर सकता है। उसके बाद में जस्टिस सोसाइटी के लोग उस एड्रियाना को मना लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो उन्हें उस योद्धा के पास ले जाती है ताकि सब लोग शांति से बैठकर बात कर सकें। तभी दूसरी तरफ इस्माइल जो एड्रियाना का दोस्त था वह उसके घर में अचानक घुसता है क्योंकि वह ताज वहाँ से ढूंढ कर ले जा सके और उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से अपने लिए कर सके। जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को उठाकर ले जाता है। तभी बड़ी होशियारी से एड्रियाना का बेटा अपनी माँ को फोन लगाता है और वह सब कुछ अपनी माँ को बता देता है कि मुझे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर एड्रियाना बहुत चिंता में जाती है और वह जस्टिस सोसाइटी और उस योद्धा से मदद मांगती है, मेरे बेटे को बचाओ प्लीज। ये दोनों मान जाते हैं और मिलकर एड्रियाना के बेटे को ढूंढने में लग जाते हैं और यहाँ पर हॉकमैन उस आतंकवादी संगठन के 2 लोगों को पकड़ कर ले आता है और मारकर पूछने से बताते हैं इस्माइल ने उसके बेटे को एक गुप्त जगह पर रखा है। फिर वो योद्धा और जस्टिस सोसाइटी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे को बंदूक की नोक पर रखा होता है।
वह बताता है कि इस शहर में आतंकवादी संगठन है जो तबाही मचा रहा है। वह उस संगठन का लीडर है। फिर वह एड्रियाना से कहता है कि तुम अगर अपने बेटे की जान की सलामती चाहती हो तो वह ताज मुझे दे दो। और वो बेचारी माँ ऐसा ही करती है, उसे वह ताज दे देती है क्योंकि उसकी बेटी की जान बच सके। लेकिन फिर भी वो उस लड़के पर गोली चला देता है। फिर जैसे ही वो योद्धा ये सब देखता है, फिर वह तेज स्पीड से उड़ता हुआ आता है और वह लड़की की जान बचा लेता है और फिर इस्माइल को अपनी शक्तियों से मार डालता है। फिर वह योद्धा वहाँ से चला जाता है और वह हॉकमैन को एक राज की बात बताता है कि आज से 5000 साल पहले जो लड़का उस क्रूर राजा के खिलाफ खड़ा हुआ था वो मैं नहीं था, वह मेरा बेटा था। और जब वो मेरे बेटे को मरवा रहा था तो फिर वह उसी वक्त वहाँ से गायब हो गया था। फिर वह मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाया। इस वजह से उस क्रूर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने मुझे और मेरे परिवार को पकड़ लिया और हमें बुरी तरह से मारा पीटा गया। हमारे साथ बहुत बुरे तरीके का व्यवहार किया गया। शायद जानवरों को भी कोई इस तरह से नहीं मारेगा। देखते देखते मेरी पत्नी वहाँ पर मारी गई और लगभग मैं भी मरने वाला ही था। तभी वहाँ मेरा बेटा मेरे पास आया। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं और उसने मुझे सारी शक्तियाँ दे दी और अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे। उसी समय उस राजा के सिपाहियों ने फिर से हम पर हमला कर दिया। मैं तो बच गया क्योंकि बेटे ने मुझे शक्तियाँ दे दी थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मारा गया। फिर अपने बेटे को मरता देख मैं आग बबूला हो गया। फिर मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और फिर मैंने उस क्रूर राजा को मार दिया। लेकिन गुस्से के साथ साथ मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थीं कि शक्तियाँ मेरे काबू में नहीं रहीं और देखते देखते पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए ख़त्म हो गया। फिर मेरे ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियाँ दी थीं वह बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और फिर उन्होंने मुझे एक गुफा में कैद कर दिया। फिर मैं कई हजार सालों तक उसमें बंद रहा और जब एड्रियाना के मुंह से एक शब्द सजाम बोलते ही मैं आज़ाद हो गया। यहाँ उस योद्धा को बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत तबाही मची है और अब भी बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है। योद्धा हॉकमैन से कहता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। मैं अपनी शक्तियों को ख़त्म करके तुम लोगों के हिसाब से रहना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। वह योद्धा सजाम का वर्ड बोलकर साधारण इंसान बन जाता है और अब उसके पास शक्तियाँ नहीं थीं और जब तक वह दोबारा से सजाम नहीं बोलेगा तब तक वह योद्धा नहीं बन सकता। फिर वह इंसान उस हॉकमैन से कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से सजाम ना बोल पाऊँ। तभी उस योद्धा को पानी के अंदर एक जेल में बंद कर दिया जाता है जो बहुत ही अत्याधुनिक थी। उसके मुंह में एक ऐसा यंत्र लगा दिया जाता है जिससे वह कुछ बोलना ही ना पाए और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस्माइल को जो मरकर अब हेल में आ चुका है, मतलब जहन्नुम में आ चुका है। इस्माइल को एक बात शुरू से ही पता थी कि अगर वह ताज की शक्तियों को पाना चाहता है तो उसे कोई इस तरह मारे कि ताज को उसके हाथ में हो और वह मरकर हेल में आ जाए, मतलब जहन्नुम में आ जाए। हेल के डीमन मतलब शैतान से मिले। तभी इस्माइल ने उस योद्धा को उकसाया कि वह उसे मार डाले और उसी वक्त उसके हाथ में ताज हो। और यह सब वह शुरू से ही जानता था और अपने प्लान के हिसाब से चल रहा था। यहाँ हेल के डीमन इस्माइल से मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल एकदम सही काम किया है और वह उसे अपनी सारी शक्तियाँ दे देते हैं और वह शक्तियाँ पाकर एक साधारण इंसान नहीं रहता बल्कि एक सवाक बन चुका था और वह शक्तियाँ पाकर इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को उसके बारे में पता लगता है तो वह उससे लड़ने के लिए उसके सामने आते हैं और बहुत देर तक फाइट चलती है। क्योंकि सवाक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था तो ये लोग उससे रोक नहीं पा रहे थे। इससे जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है वह अपनी मल्टीपल फॉर्म में आकर
उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होते और बहुत ही जल्द समझ जाते हैं कि इस सभा को योद्धा के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वह यहाँ एक टेलीपैथी के जरिए उससे बात करने लगते हैं और वह कहते हैं, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वह कहते हैं, जो जंग तुम्हारे बेटे ने लड़नी थी वह शुरू हो चुकी है। यह लोग उस योद्धा की यहाँ से काफ़ी मदद भी करते हैं और वह खुद को आज़ाद करवा सके। सोल्जरों से लड़ता हुआ पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सजाम बोलता है और समय खराब किए बिना हॉकमैन की तरफ से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग उसी समय लड़ रहे होते हैं और उसी दौरान उनके साथी जिनका नाम डॉक्टर फेट है वो सवाक के साथ लड़ते हुए अपनी जान दे देते हैं और हॉकमैन भी ज़्यादा देर तक सवाक के सामने काफ़ी कोशिश करने के बाद भी टिक नहीं पाता है। लेकिन अच्छा तब होता है जब वहाँ योद्धा आ जाता है और अब योद्धा और सवाक की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई काफ़ी टक्कर की थी। समय के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि योद्धा ही है जो सवाक को हरा सकता है। कुछ समय के बाद वह योद्धा सवाक के सर को पकड़कर उसके दो हिस्से कर डालता है और अच्छी तरह से बीच में से चीरकर सवाक की जान ले लेता है। और जैसे ही सवाक की मौत होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, शहर के लोग योद्धा को अपना मसीहा मानने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें किस नाम से जाने, और वह कहता है ब्लैक एडम। इसके बाद हमें उसी फीमेल लीडर को दिखाते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया था। वो योद्धा से कहती है कि तुम्हें जो करना है सो करो, इस शहर के मसीहा बनो, गार्डियन बनो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मगर तुम अपने शहर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सब कुछ ब्लैक एडम देख और सुन रहा था और कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चल सकता और मेरा जब भी जहाँ दिल चाहेगा वहाँ अपनी मर्जी करूँगा। इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे रोक सके। तभी लीडर बोलती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी इस दुनिया का है ही नहीं। योद्धा को गुस्सा आता है और वह उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वह फीमेल लीडर बात कर रही थी। स्क्रीन टूटने की वजह से वहाँ पर पूरी जगह में धुआं हो जाता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। वह ब्लैक एडम से कहता है, हमें शायद बैठकर बात करनी चाहिए। इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।